है हार्मोनल मेथड में, ओसीपीज, ओरल कंबाइंड पील्स जो होती हैं ना। देखिए मेल कंडोम्स के क्या क्या फायदे होते हैं। इसका जो एडवांटेज है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एसटीआई, एचआईवी एंड हेपेटाइटिस बी, इससे प्रोटेक्शन है। दूसरी, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा सर्विक्स, अगर रेगुलर कोई कपल जो है वो यूज कर रहे हैं तो। इसके कुछ और फायदे हैं नॉन कंट्रासेप्टिव यूज में, देखिए आफ्टर वेजाइनोप्लास्टी इसको यूज किया जा सकता है। आफ्टर वेजेक्टमी, वेजेक्टमी के बाद अराउंड जो है ना 2 to 3 मंथ इसको यूज कराते हैं। एज कंडोम टेम्पोनेट फॉर मैनेजिंग पोस्टमार्टम हेमरेज, ना पोस्ट पीपीएस को मैनेज करने के लिए एज ए टेम्पोनेट इसको यूज किया जाता है। एंड इन पेशेंट्स विद एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन सर्वाइकल म्यूकस, जो फीमेल पेशेंट्स है जिनके सर्वाइकल म्यूकस में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज पाई जा रही है, दैट मीन्स कि वो क्या कर रही है, स्पर्म्स को किल कर रही है, वो असेंड नहीं करने दे रही। तो ऐसी कंडीशन में भी इसको यूज किया जाता है। तो ये इसके नॉन कंट्रासेप्टिव यूज। और कंट्रासेप्टिव यूज क्या है इसके, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी। सेकंड, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ डेवलपिंग सर्वाइकल डिस्प्लेजिया एंड कार्सिनोमा सर्विक्स। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, और सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ना कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस काज करता है फीमेल पार्टनर्स में। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इट काजेस कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इन फीमेल पार्टनर्स, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसी की तरह से फीमेल्स के लिए भी बना। फीमेल्स में दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना, मेल्स में सिंगल ओपनिंग होती है और फीमेल्स में दोनों साइड पे ओपनिंग होती है, जो फीमेल कंडोम्स होते हैं। इसको सबसे पहले बनाया था लेस हेसेल ने, डच था वो, सबसे पहले उसने इन्वेंट किया था फीमेल कंडोम्स को, लेस हेसेल ना। अब ये जो है किसके लिए है, फॉर फीमेल्स, यानी रिसेप्टिव पार्टनर। इट इज वन इंटरनली बाय द रिसेप्टिव पार्टनर एंड इट फिजिकली ब्लॉक्स एजाकुलेटेड सीमेन फ्रॉम एंटरिंग दैट पर्सन्स बॉडी, है ना। ये इसको ब्लॉक कर देता है, सर्विक्स में एंट्री नहीं देता है। एंड दिस इज द ओनली टूल फॉर एचआईवी प्रिवेंशन दैट वुमेन कैन इनिशिएट एंड कंट्रोल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फॉर फीमेल कंडोम्स, कि एक ऐसा मतलब ओनली टूल है, सिर्फ और यही एक टूल है जिसमें जो रिसेप्टिव पार्टनर है यानी फीमेल जो है वो इनिशिएट कर सकती है, वो कंट्रोल कर सकती है, इसमें मेल पार्टनर का कोई रोल नहीं है ना। ओनली टूल फॉर एचआईवी प्रिवेंशन दैट वुमन कैन इनिशिएट एंड कंट्रोल फॉर एचआईवी प्रिवेंशन। और इसका दूसरा फायदा क्या है, इट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब इसमें ये है कि ये 3 टाइप्स का आता है ना, ये 3 टाइप्स का आता है, FC1, FC2, FC3 इसका नाम दिया गया। FC1 जो है ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है, प्लास्टिक का मटेरियल है। पॉलीयूरेथेन ना। और FC2 जो है ये बना होता है नाइट्राइल पॉलीमर का। एंड FC3 जो है लेटेक्स का बना होता है ना। तो ये 3 तरीके का ये बन के आता है, 3 टाइप्स का होता है ये। FC1, FC2, FC3 इसका नाम दिया गया, वो किस मटेरियल का बना है उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको इसकी नेमिंग की गई ना। ये 2 तरीके के हैं। यूजुअली जो यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आमतौर से यही है कि कौन सा ऐसा इसमें से है जो जो रिसेप्टिव पार्टनर जिसको यूज करती है और वही उसको इनिशिएट भी करता है। तो रिसेप्टिव पार्टनर कौन है इसमें, फीमेल है। तो फीमेल के लिए जो फीमेल कंडोम्स है एचआईवी प्रिवेंशन के लिए यही एक टूल है जो वो इनिशिएट करते हैं, वो करते हैं, इसमें मेल पार्टनर का कोई रोल नहीं होता है। बैरियर मेथड, अब इसका पर्ल इंडेक्स यानी फेलियर रेट कितना है, इसका जो मेल्स का जो पर्ल इंडेक्स है वो 2 to 14 पर 100 वुमेन ईयर, है ना, पर मेल कंडोम्स। एंड फीमेल्स का थोड़ा सा ज्यादा है, 5 to 21,
ये इसका फेलियर रेट या पर्ल इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। एक और दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, तो जो मेल कंडोम्स होते हैं, इट इज ना, इट कैन नॉट बी यूज, ये दोबारा इसको यूज नहीं किया जाता, यानी ये रीयूजेबल नहीं है। ये रीयूजेबल नहीं है और इसको दोबारा यूज किया जा सकता है। इट इज रीयूजेबल ना, इसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। बाकी जो प्रिवेंशन है, यानी इसका जो एडवांटेज है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम। फिर आता वजाइनल स्पॉन्ज, जिसको टूडे इसका ब्रांड नेम है। टूडे क्या है इसका ब्रांड नेम है, स्पंज है। और ये बैरियर मेथड का कंट्रासेप्शन है, लेकिन आमतौर से ये दो मेथड को यूज, एक तो एक है बैरियर मेथड तो है ही, साथ में इस पर इसमें एक स्पर्मिसाइडल जेली भी ऐड की जाती है ना, N9। तो उसकी वजह से ये दो मेथड मिलते, एक तो स्पर्मिसाइडल मेथड भी हो गया और बैरियर मेथड हो गया। लेकिन प्राइमरली अगर हम बात करें, तो इट इज ए बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। स्मॉल पॉलीयूरेथ्रेन स्पंज है। स्पॉन्ज है 5 × 2.5 सेंटीमीटर का इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। और इसमें जो है, जो स्पर्मिसाइड है वो 1 ग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम ऑफ स्पर्मिसाइड। N9 इसको कहते हैं, नॉन ऑक्सिनल 9। ये स्पर्मिसाइडल है, ये इसके साथ आता है, मिक्स होके आता है ना। और टूडे को जब भी यूज करना होगा, तो पहले इसको थारोली वाटर से अच्छे तरीके से इसको सोक करना है, मतलब पानी में इसको रन कराना है, ताकि पानी इजिली पूरी तरीके से इसके अंदर जो है वो सोक्ड हो जाए। And it is inserted vaginally prior to intercourse and must be placed over the cervix to be effective। और इसका जो प्लेसमेंट, जो इसकी कैप होती है, वो पूरे सर्विक्स को जो है वो ब्लॉक कर देती है। तो स्पर्म जो है वो सर्विक्स में एंट्री नहीं ले पाता है। और इसके लिए ये भी है कि वजाइनल स्पॉन्ज जो होते हैं, जब इसको यूज किया जाता है, तो इजाकुलेशन की कितनी देर तक इसको सर्विक्स पे रहना चाहिए, तो अराउंड जो है 6 आवर्स, 6 घंटे तक। इट मस्ट बी लेफ्ट इन प्लेस फॉर 6 आवर्स आफ्टर इजाकुलेशन। वैसे जितने भी स्पंजेस हैं, उनका जो भी अलग अलग ब्रांड नेम के आते हैं, उनका जो ब्रांड होता है या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो स्पेसिफिक करके देती है कि किसको कितने देर तक सर्विक्स पे पड़ा रहना है, वहां से उसको रिमूव नहीं करना है। तो टुडे के लिए जो है वो ये है कि 24 आवर्स, टुडे के लिए 24 आवर्स। अदरवाइज ये है कि जनरली जो है कम से कम जो है 6 घंटे तक तो रहना ही रहना, उससे पहले उसको रिमूव नहीं करना होता। और जस्ट जो है, जो इसकी कैप होती है, इसी कैप के अंदर जो है N9 होता है, नॉन ऑक्सिनल 9, 1 ग्राम। और ये जो है पूरी तरीके से सर्विक्स को ब्लॉक कर लेता है। अब कितनी देर तक रहना चाहिए इजैकुलेशन के, आफ्टर 6 आवर्स, इट मस्ट बी, जरूरी है कि 6 घंटे तक रहना चाहिए सबके लिए। उनका जो टाइम लिमिट है, वो जो मैन्युफैक्चरर उसने बता दिया कि इसको कितनी देर के बाद निकालना है। तो टुडे जो है, ये भी एक ब्रांड नेम है, टुडे जो यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है। तो इसके लिए 24 आवर्स का है। मैन्युफैक्चरर ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इसको रिमूव करना है। नहीं रिमूव करेंगे तो उससे दूसरी परेशानियां हो सकती है। डिसएडवांटेज वही है इसका। एक तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इससे इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर इनको बहुत देर तक छोड़ दिया गया, वहीं पे रिमूव नहीं किया गया, आफ्टर 24 आवर्स भी ये पड़े हुए हैं स्पंजेस, तो इट कैन लीड टू टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, TSS, है ना। दूसरे, अगर बहुत ज्यादा देर तक ये पड़े हुए रिमूव नहीं किया गया, तो देर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ ईस्ट इन्फेक्शन एंड UTI, इसके भी चांसेस होते हैं इसमें। ठीक, तो वजाइनल स्पंज क्या बैरियर मेथड का है, लेकिन ये कंबाइन करता है किसके साथ, स्पर्मिसाइडल मेथड के साथ। एक स्पर्मिसाइडल नॉन ऑक्सिजनल 9, जिसको N9 कहते हैं, 1 ग्राम तक इसमें सेचुरेटेड होती है। और इसको यूज करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, टैप वाटर से इसको एक तरीके से कह दे कि पानी को सोक कराना है इसमें, तब जाके इसको यूज किया जाता है। और कम से कम जो है इजैकुलेशन के 6 घंटे बाद इसको रिमूव करना है मिनिमम। ना, इसका फेलियर रेट कितना है, पर्ल इंडेक्स जिसको हम कहते हैं। अब इसके लिए अलग अलग है, देखिए पैरस वोमेन के लिए बहुत हाई है, 20 to 40।
20 to 40 पर 100 वोमेन ईयर। और नलीपैरस वोमेन के लिए 9 to 20, 9 से 20 पर 100 वोमेन ईयर, है ना। इतना ये इसका फेलियर रेट या पर्ल इंडेक्स होता है। एक तीसरा है डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? ये भी एक बैरियर टाइप का बर्थ कंट्रोल मेथड है। डायफ्राम क्या है? ये भी एक बैरियर टाइप का ना, बैरियर मेथड है। अब यूजुअली ये काम कैसे करता है? लेटेक्स है, रबर का है ना, या कभी कभी सिलिकॉन का भी आता है। डोम शेप का होता है जिसमें ना एक तरफ एक एंड पे जो स्प्रिंग लगी हुई होती है, और यही जो स्प्रिंग होती है ना, ये एक रिम का काम करती है। ये सर्विक्स को ब्लॉक कर देती है ना। इट सील्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द वेजाइना एंड ब्लॉक्स स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यानी सर्विक्स है, वहां पे ये स्पर्म को एंटर नहीं होने देते। ये जो रिंग है, ये एज ए रिंग वर्क करता है डायफ्राम का। अब इसमें भी जो इसका डोम है, इसमें भी थोड़ा सा स्पर्मिसाइड, यूजुअली जो है 5 ml तक स्पर्मिसाइड जो है यूज करते हैं बिफोर इंसर्शन। उसमें स्पर्मिसाइड डालते हैं और फिर उसको इंसर्ट करते हैं ना। अब इसको दो तरीके से इंसर्ट करते हैं, मैनुअली भी करते हैं या एक एप्लीकेटर आता है, उसके जरिए भी इसको इंसर्ट किया जाता है। इट मस्ट बी इंसर्टेड सम टाइम बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से कुछ वक्त पहले इसको इंसर्ट करना है। और वजाइना में इसको कितनी देर तक रहना है ना, एंड रिमेन इन द वजाइना फॉर 6 to 8 hours आफ्टर ए मेंस लास्ट इजैकुलेशन। यानी लास्ट इजैकुलेशन के करीब जो है 6 से 8 घंटे बाद इसको रिमूव करना है, उससे पहले इसको रिमूव नहीं करना है। अब किससे ये प्रोटेक्ट करता है? एक तो प्रेगनेंसी से तो बचाता ही बचाता है। प्रेगनेंसी के लिए तो सब यूज हो रहा है। अलॉन्ग विथ प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इससे भी बचाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ईस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इसमें है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस भी हो सकती है। और अगर इसको मोर देन 24 आवर्स उसके प्लेस पे लेफ्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, तो उसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी हो सकता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इफ लेफ्ट इन सीटू फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद भी इसको रिमूव नहीं किया जाता है, तो टीएसएस हो सकता है। और दूसरा जो है यूटीआई, ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इनके चांसेस भी, इसके रिस्क भी ज्यादा होता है। ये इसका डिसएडवांटेज है डायफ्राम का। तो ये बैरियर टाइप के थे। अब क्या कंट्रा इंडिकेशन है? डायफ्राम के यूज करने का क्या कंट्रा इंडिकेशन है? किनको मतलब किनको यूज नहीं करना है? अ, ऐसी फीमेल्स जिनको प्रोलैप्स है, सिस्टोसील है या रिक्टोसील है ना, रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, वेजाइको वेजाइनल या रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है, सर्वाइकल इरोजन है, या रिकरेंट यूटीआई अगर हो रहा है किसी को। क्यों? क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ यूटीआई ऑलरेडी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो अगर किसी को रिकरेंट यूटीआई है, सर्वाइकल इरोजन है, या वेजाइको वेजाइनल रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला है, प्रोलैप्स है, सिस्टोसील है, तो ऐसी कंडीशन में डायफ्राम को यूज नहीं करना है। इज नॉट यूज। अब डायफ्राम के बारे में एक चीज और कही जाती है, ये ना खास तौर से ऐसी फीमेल्स के लिए जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं। ये सबसे बेस्ट एडवाइस अगर कोई बैरियर मेथड है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, तो वो डायफ्राम। यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस। दिस इज कंट्रासेप्शन ऑफ चॉइस फॉर वुमेन हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, डायफ्राम। अब आइए आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, अब ये कई तरीके की होती हैं। देखिए यूजुअली जो है जो इसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं आईयूडीज का, तो दो तरीके से करते हैं। एक नॉन मेडिकेटेड, एक मेडिकेटेड। फर्दर जो मेडिकेटेड है वो ब्रॉड क्लासिफिकेशन फिर उसका भी होता है दो तरीके से। एक तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, दूसरा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इनिशियली जो है
तीन जनरेशन आईओडीज अभी तक आई थी। फोर्थ जनरेशन भी अब मार्केट में आ गई है। और जो फोर्थ जनरेशन आईओडीज है वो ना एक तरीके से एडवांस वर्जन है या थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है किसका, थर्ड जनरेशन का ही। और सेकंड जनरेशन का, सेकंड और थर्ड जनरेशन का वो मॉडिफिकेशन है फोर्थ जनरेशन आईओडीज जो है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो दो तरीके से है, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में यानी जिनको हम इनर्ट कहते हैं, इनर्ट ना। और मेडिकेटेड में या तो वो कॉपर रिलीजिंग होगा या हार्मोन रिलीजिंग होगा। मेटल आयन रिलीजिंग दैट मीन्स की कॉपर, कॉपर आयन रिलीजिंग। एंड हार्मोन रिलीजिंग में क्या रिलीज करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है आईयूडीज का। अब आया जनरेशन वाइज। इनिशियली सबसे पहले जो आई थी वो फर्स्ट जनरेशन आईयूडी आई ना। फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज यानी इनर्ट आईयूडीज। और जो ये इनर्ट आईयूडीज थी, इनका जो बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ये एज ए फॉरेन बॉडी वहां पे वर्क करती थी। क्या करती थी? एज ए फॉरेन बॉडी वर्क करती थी इनर्ट आईयूडीज। लेकिन इसका कोई ड्रॉबैक भी था, एक तो इनकी साइज जो है वो बहुत बड़ी थी, तो नली पैरस के लिए ये फिट नहीं होती थी यूजुअली। और जो है इसका रिमूवल रेट बहुत ज्यादा था। रिमूवल रेट ज्यादा इसलिए था क्योंकि साइज बड़ी थी तो ये पेन बहुत ज्यादा करती थी ना, बहुत ज्यादा पेन काज करती थी, उसकी वजह से इसको रिमूव करना पड़ता था। लेकिन इसका एक एडवांटेज था बड़ी साइज होने की वजह से, बिगर साइज होने की वजह से, कि इसका एक्सपल्जन रेट जो है वो बहुत कम था फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज का। चार साइज में आती थी, ए बी सी डी। ए जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज थी और डी जो है सबसे बड़ी साइज थी, बिगेस्ट साइज जो थी वो डी थी। लेकिन क्योंकि ये इनर्ट है, ना तो इसे कॉपर रिलीज करना है ना तो हार्मोन रिलीज करना है ना, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो अनलिमिटेड होती थी। अब आई फिर सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन इनर्ट का मतलब क्या है, इनर्ट से क्या समझ रहे हैं? इनर्ट का मतलब है कि उसमें कोई मेडिकेशन वगैरह कुछ ऐड नहीं किया गया था ना, प्लेन आईयूडी वो थी। एंड सेकेंड जनरेशन आईयूडी, अब ये जो मेटेलिक आईयूडी मेडिकेटेड भी थी और मेटेलिक खास तौर से जो है इसमें यूजुअली जो है कॉपर आयन रिलीजिंग आईयूडीज आती है सेकंड जनरेशन में। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज यानी मेटल्स को ये रिलीज कर रही हैं सेकंड जनरेशन आईयूडीज। इनका फायदा क्या हुआ सेकंड जनरेशन आईयूडीज का? एक तो जब ये मेटल रिलीज करने लगी, मेटल आयन बनाएगी, तो इसकी साइज को कम किया गया, स्मॉलर साइजेस में आने लगी, तो नली पैरस वोमेन के लिए भी इजिली जो है ये फिट हो जाती थी विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन ना। नली पैरस के लिए भी इजिली ये फिट हो जाती थी। बहुत सारे इसके नाम है, कॉपर टी 7 है, कॉपर टी 220 बी है, कॉपर टी 380 है विद गोल्ड और सिल्वर। तो ये सारे थे वो सेकंड जनरेशन आईयूडीज में थे। थर्ड जनरेशन आईयूडीज में, अब ये जो थर्ड जनरेशन आईयूडीज थे यूजुअली दे आर क्या थे, ये हार्मोन रिलीजिंग थे। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। इसमें दो ही बहुत कॉमनली यूज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एलएनजी आईयूडी, जिसको मिरेना हम कहते हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं थर्ड जन। अब आई इसके बाद फोर्थ जनरेशन। ये तो सब इसका जो है एक फिक्स्ड फ्रेम था, पहली दूसरी तीसरी जनरेशन थी, इसका एक फिक्स फ्रेम है। लाइक कॉपर्टी अगर है तो ऐसे बन मिलेगी, या फिर ऐसे मिल सकती है ना, टी की शेप जरूर होगी ना, कॉपर्टी है। तो इसी तरीके से जो हार्मोन रिलीजिंग है वो भी लगभग लगभग कॉपर टी की तरह होता है, बस उसमें हार्मोन एडेड था। फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज जो थी वो एक तो लिप्स लूप थी, है ना, डबल एफ शेप की आती थी लिप्स लूप ना। और एक इसमें ग्रेफेनबर्ग रिंग आती थी, इस तरीके से करके थी रिंग पूरी बनी होती थी ना, मेटल की बनी होती थी, स्पाइरल्ड होती थी ये पूरी तरीके से ना। तो क्या था, एक फिक्स शेप थी। तो अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कंडीशन में जो यूट्रस की शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है
एग्जैक्ट शेप नहीं होती, तो उनके लिए ये सब के सब बेकार हो जाती थी। तो फोर्थ जनरेशन को क्या किया गया, फ्रेमलेस बनाया गया। इट इज फ्रेमलेस। इसका कोई फिक्स्ड फ्रेम नहीं था। तो इसमें दो बहुत कॉमनली जो है अभी मार्केट में, एक तो गाइनिफिक्स के नाम से आती है। गाइनिफिक्स। गाइनिफिक्स जो है ये कापर रिलीज करती है। ये कापर रिलीज करती है। एंड सेकंड जो है वो फाइब्रोप्लान। फाइब्रोप्लान, ये क्या है, ये लियोनार्जेस्ट्रल रिलीज करती है। दीज आर फ्रेमलेस आईओडीज। तो इनको फोर्थ जनरेशन आईओडीज में रख दिया गया। बेसिक कैटेगरी जो अभी भी वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड जनरेशन ही चल रही है, क्योंकि इसमें कॉपर भी रिलीज हो रहा है, सेकंड जनरेशन से भी इन्होंने ले लिया, और प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, थर्ड जनरेशन से भी ले लिया, मिला के इसको फोर्थ जनरेशन इस वजह से बना दिया कि ये एक नई तरीके की बनी। ये फ्रेमलेस थी, इसमें फ्रेम नहीं था। ठीक। भाई ये फर्स्ट जनरेशन आईओडीज क्या क्या इसमें आए ना। एक तो इनर्ट एंड नॉन मेडिकेटेड डिवाइस है ये ना, यानी कोई भी इसमें मेडिकेशन ऐड नहीं है, ना ही ये कॉपर रिलीज कर रहा है, ना ही हार्मोन रिलीज कर रहा है ना। अब इसकी वो अलग अलग शेप एंड साइज का ये आता है। यूजुअली जो इसकी साइजेस होती है वो A to D होती है ना। स्मॉलेस्ट जो है वो ए है, और लार्जेस्ट साइज जो है वो डी साइज के। अब इसमें एक चीज, लिप्स लूप। लिप्स लूप सबसे पहले जो है, अगर हम बात करें मार्केट में जो कॉमनली जो यूज होना शुरू हुई थी, वो लिप्स लूप ही यूज होना शुरू हुई थी। डबल ए शेप की ये होती है, इस तरीके से कुछ होती है, इसमें एक टेल लगी होती है ना। टेल जब तक वो प्रोजेक्ट होती है वजाइना में, तो ये एक अश्योरेंस का काम करती है फीमेल के लिए, कि हाँ जो ये आईयूडी है ये अपनी प्लेस पे एग्जैक्ट वहां पे मौजूद है ना। तो टेल का यही काम होता है, और फिर बाद में जब रिमूव करना होता है तो इसी टेल के जरिए से इसको पुल आउट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। डबल एस शेप का होता है लिफ्ट लूप ना। और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है पूरे फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज की, वो शेल्फ लाइफ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। इज अनलिमिटेड, इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये क्योंकि एज ए फॉरेन बॉडी वर्क करते हैं, वहां पे एक अलग इन्वायरमेंट बनाते हैं ना, स्पर्म को जो असेंड नहीं करने देते। जब फॉरेन बॉडी की तरह ये रिएक्शन करेगा ना, तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाता है, स्पर्म को वो असेंड नहीं करने देता। तो इट एक्सर्ट्स एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, और इसका एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्सपल्जन रेट इसका बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये यूजुअली जो है इनकी साइज जो है वो बहुत बड़ी थी, तो उसकी वजह से इसका एक्सपल्जन रेट बहुत कम है। हाँ, लेकिन रिमूवल रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू बिगर साइज ना इट काजेस पेन, बहुत ज्यादा ये पेन करते थे। तो रिमूवल रेट जो है इसका वो बहुत ज्यादा है ना? ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली जो आईयूडी बनी थी, सबसे पहले आईयूडी किसने बनाई थी, किसी को याद है? ठीक। 1909 में एक जर्मनी के डॉक्टर थे, डॉक्टर रिचर्ड रिक्टर। इसने सबसे पहली जो है आईयूडी बनाई थी, और बनाई किससे थी, सिल्क वर्म गट्स से। फर्स्ट आईयूडी बनाने वाले थे 1909 में डॉक्टर रिचर्ड रिक्टर, जर्मनी का था, सिल्क वर्म गट से इसने बनाया था ना। अब इसमें जो ये लिप्स लूप होते थे, तो इसमें बेरियम सल्फेट ऐड होता था। बेरियम सल्फेट सिर्फ इस वजह से ऐड किया जाता था कि इसको ना, आफ्टर इंसर्शन सपोज दैट अगर थ्रेड नहीं विजिबल है, थ्रेड नहीं पता चल रही है, दैट मीन्स कि वो अपने प्लेस पे नहीं है, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन को देखने के लिए, या वो अपने प्लेस पे है या नहीं है, उसके लिए जब एक्सरे कराते थे, तो वहां पे जो ये बेरियम सल्फेट होता था, ये एक्सरे को एब्जॉर्ब करके उसकी जो शेप होती थी, वो ड्यू टू बेरियम सल्फेट ही एक्सरे में आती थी
तो इसका काम यही था, एक्सरे को ऑब्जर्व करना और शेप को विजिबल कराना ऑन एक्सरे। थ्रेड है, थ्रेड सिर्फ इसीलिए है कि इसको एक तो पुल करने के लिए है, दूसरे जब तक ये वजाइना में प्रोजेक्ट करती रहती है तो ये एक एश्योरेंस का काम करती है कि ये अपने प्लेस पे मौजूद है। चार साइजेस हैं, ए बी सी एंड डी, है ना। और इसमें से लार्जेस्ट साइज क्या है? डी है। भाई सेकंड जनरेशन आईयूडीज, सेकंड जनरेशन कौन कौन सी है? दे आर यूजुअली मेटल आयन रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कॉमनली जो है कॉपर जो रिलीज करती है ना, कॉपर को रिलीज करने वाली। अब उसमें कॉपर T7 है, कॉपर T220 है, कॉपर T380 है, बहुत सारे हैं। वो सेकंड जनरेशन आईयूडीज में आती है। 1970 में पहली बार जो इनर्ट आईयूडीज थी उन्हीं को फर्दर जो उसमें कॉपर को ऐड किया गया। कॉपर को ऐड करने के बाद उसकी साइज को रिड्यूस किया गया। और मेटेलिक कॉपर में ये पाया गया कि इट हैज वेरी स्ट्रांग एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट, है ना। तो 1970 में पहली बार आईयूडीज में कॉपर को यूज किया गया था। अब क्योंकि जब कॉपर यूज हुआ तो इसकी साइज जो है, इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जनरेशन, इनकी साइज जो है वो रिड्यूस हो गई। जब साइज कम हो गई तो इट इज इजियर टू फिट इन नल्लीपैरस वोमेन आल्सो। तो एक इसका ये फायदा मिला कॉपर आयोडीज का कि नल्लीपैरा में भी आसानी के साथ ये फिट हो जा रही थी। शुरुआत में कुछ डिवाइसेस आई, उसके बाद फर्दर उनका मॉडिफिकेशन हुआ। पहले जो आई वो कॉपर 7 एंड कॉपर T200 आई थी। कॉपर T7 है एंड कॉपर T200। फिर उसके बाद थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ इसका, कुछ न्यूअर डिवाइसेस आई, कॉपर T220C एंड कॉपर T380AR AG, है ना। अब यहाँ पे भी देखिए, जो ABCD वाला कंसेप्ट था यहाँ पे भी चल रहा था। यानी ये क्या बता रहा था? ये भी साइज को ही बता रहा था, अलग अलग जो साइज थे ना, ABCD जो है ये साइज को ही डिनोट कर रहा था यहाँ पे भी। जो सी साइज है दैट मीन्स कि ये बीच के है ना। और डी जो है वो लार्जेस्ट साइज है, ए जो है स्मॉलेस्ट साइज। यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज थी, ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज से स्मॉल थी, छोटी थी। अब इसमें जो ये 7 है, 200 है, 380 है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? जो नंबर सामने लगा हुआ है, 7 है, 200 है, 380 है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये जो है कॉपर के सरफेस एरिया को, यानी उस डिवाइस पे ना, जो कॉपर का सरफेस एरिया है कितना है। अब ये जो है ये कॉपर वायर जो है ये वुंडेड है इस पे, इस डिवाइस पे। इसका सरफेस एरिया जो बताता है, वो जो ये नंबरिंग की गई है 7, 200, 380। सरफेस एरिया कॉपर किसमें बताएगा? मिलीमीटर स्क्वायर में, है ना। तो ये जो नंबरिंग की जाती है, ये कॉपर के सरफेस एरिया को डिनोट करने के लिए की जाती है। ठीक। और जो ये ए है, बी है या सी है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये साइज को डिनोट करता है, साइज को। और ये जो लास्ट वाला जो 380 AR AG है, ये किसको डिनोट कर रहा है? सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड विथ कॉपर, है ना। ये इस चीज को डिनोट करता है, जो जो AG या ए लगा हुआ है लास्ट में, इस तरीके से। एक नोवाटी है, ये भी यूज होती है। एंड कुछ ना अलग से आई मल्टी लोड डिवाइसेस के नाम से। मल्टी लोड डिवाइसेस, इनका जो साइज है, जो इनका शेप है, वो थोड़ा नॉर्मल जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टीज होती थी उनसे थोड़ा सा अलग था। इनका जो मल्टी लोड्स का था वो इस तरीके से था, इनकी जो शेप थी। और नोवा टी में एक खास बात ये थी, नोवा टी में इसमें एक सिल्वर वायर यूज होता था। नोवा टी में एक अलग से सिल्वर वायर यूज होता था, जिसपे जो कॉपर वायर जो है वो वुंड सॉरी कॉपर ना।
हाँ, इसमें एक सिल्वर की वो कोर होती थी, सिल्वर कोर, इट हैज सिल्वर कोर, जिसपे कॉपर वायर जो है वो वुंडेड होते थे नोवा टी पे। बाकी मल्टी लोड डिवाइसेस थी यहाँ पे भी, जो 250 या 375 है, ये सरफेस एरिया कॉपर का बता रहा है, बस इनकी साइज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट उसमें आती थी ना। तो ये सारे जो थे वो सेकंड जनरेशन आईयूडीज थी। सेकंड जनरेशन आईयूडीज में दो चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तो ये कि ये क्या रिलीज करती हैं, कॉपर रिलीज करती थी ना, कॉपर रिलीज करती थी। और इनके आगे जो नंबरिंग की गई है वो क्या चीज बता रही है, सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर, मिलीमीटर स्क्वायर में ये सरफेस एरिया को बताती है। एंड थर्ड जनरेशन आईयूडीज यानी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, दीज आर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब यूजुअली कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं, लियोनार्जेस्ट्रल, या जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ना। ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करती है। अब इसमें एक प्रोजेस्टेरा सर्ट है, एक एलएनजी आईयूडी, दो कॉमनली जो है यूज होते हैं ना। अब ये प्रोजेस्टेरा सर्ट है, जस्ट लाइक जो है कॉपर टी, इसकी भी शेप होती है। बस यहाँ फर्क क्या है, ये हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, कॉपर वायर की वाइंडिंग इस पे नहीं होती है ना। अब ये किस रेट से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरा सर्ट जो है वो 65 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से प्रोजेस्टेरॉन को ये रिलीज करता है। और ओवरऑल प्रोजेस्टेरा सर्ट में स्टोर कितना होता है प्रोजेस्टेरॉन, 38 मिलीग्राम। 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन जो है वो स्टोर्ड होता है। और रेट किस रेट से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, 65 माइक्रोग्राम डेली। अब इसका जो इफेक्ट होता है, डायरेक्ट लोकल इफेक्ट होता है यूट्राइन लाइनिंग पे, सर्वाइकल म्यूकस पे, और बाद में जो है पॉसिबली ऑन स्पर्म। यानी यूट्राइन लाइनिंग को ये डिस्टार्ट कर देते हैं, फेवरेबल नहीं रहने देते इम्प्लांटेशन के लिए। सर्वाइकल म्यूकस पे इसका जो एक्शन होता है वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है ना, प्रोजेस्टेरा सर्ट। और अगर कोई क्वेश्चन ये कोई पूछे कि मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल डिवाइस कौन सी है, तो ये प्रोजेस्टेरा सर्ट ही है। प्रोजेस्टेरा सर्ट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल डिवाइस है ना। 38 मिलीग्राम प्रोजेस्टेरॉन होता है और 65 माइक्रोग्राम डेली रेट पे ये रिलीज करते हैं ना। अब यहाँ पे भी जितने भी ये डिवाइसेस होती है, बेरियम सल्फेट सब में ऐड होता है। किस लिए, सिर्फ बेरियम सल्फेट का एक काम होता है कि अगर ये अपनी जगह पे नहीं है, अपने प्लेस पे नहीं है ना, वहां से मूव कर गया, तो एक्सरे के जरिए जब हम इसको रिलोकेट करते हैं, यानी देखते हैं कहाँ पे मौजूद है, तो बेरियम सल्फेट जो वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है। एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एक्चुअल शेप जो है वो एक्सरेज में बन के आती है, एक्सरे फिल्म पे, तो उससे पता चल जाता है कि किस जगह पे ये फिलहाल मौजूद है। सही करना था LNG-20, LNG-20। अब ये जो LNG-20 है, इसी को मिरेना के नाम से भी जाना जाता है, इसके नाम से, मिरेना के नाम से। अब ये जो किस रेट से प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, 20 माइक्रोग्राम पर डे। और फर्क क्या है प्रोजेस्टेरा सर्ट में और LNG में, नहीं चलिए ठीक है ना। एक तो दोनों में जो रिजर्वायर है, दोनों के जो रिजर्वायर है, दूसरी चीज जो है यहाँ पे एक स्ट्राइड अलग से है ना। सॉरी, कुछ कुछ था, याद नहीं आ रहा बताने का यहाँ पे, मैं याद करके बैठा था, भूल गए सब दोनों के बीच में। बहरहाल हाँ, प्रोजेस्टेरा सर्ट जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोनल डिवाइस है ना। लेकिन प्रोजेस्टेरा सर्ट में एक ड्रॉबैक ये भी है कि इससे इक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं प्रोजेस्टेरा सर्ट के यूज करने से। और लियोनार्जेस्टन या मिरेना के यूज से जो है प्रेगनें इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है बहुत कम होती है। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बहुत लो होती है। मिरेना में इक्टोपिक प्रेगनेंसीज बहुत कम होती है, और सबसे ज्यादा इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो रिपोर्ट की गई वो प्रोजेस्टेरा सर्ट से ही रिपोर्ट की गई। अब मिरेना जो है वो 20 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से लियोनार्जेस्ट्रल जो है वो रिलीज करता है ना। इसका इफेक्टिव लाइफ कितना है, 10 ईयर्स का है। और यूजुअली प्रोजेस्टेरा सर्ट के लिए कहा जाता है कि इसको ईयरली बेसिस पे इसको रिमूव करना चाहिए, फिर नया रिप्लेस करना चाहिए।
अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करते हैं, जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती है ना, फॉरेन बॉडी रिएक्शन। तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो है कौन सी जनरेशन की जो करेगी, इनर्ट जो नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज हैं, वो फॉरेन बॉडी रिएक्शन के जैसा पूरा माहौल बना के काम करती है ना। तो यहाँ पे इनका जो खास तौर से कहाँ पे ये स्पेसिफिक चेंजेस लेके आती हैं, चेंजेस इन इंडोमेट्रियम या यूट्राइन फ्लूइड में इनका चेंजेस आता है ना। गैमेट की वायबिलिटी को ये इम्पेयर करती है, गैमेट्स को व्याबल नहीं होने देती, तो जिसकी वजह से इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब अगर इंडोमेट्रियम या यूट्राइन फ्लूइड की हम बात करें, अगर वो मान लीजिए थिक हो गया, बहुत ज्यादा थिक हो गया, तो ये स्पर्म को असेंड नहीं करने देगा ना, स्पर्म को असेंड नहीं करने देगा ऊपर। जब स्पर्म असेंड नहीं करेगा, ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो है एज ए फॉरेन बॉडी रिएक्शन जो ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज है, इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के चांस को ये रिड्यूस करती है रादर देन इम्प्लांटेशन, पहली चीज। सेकंड, अब जो आईयूडीज जो सेकंड जनरेशन यानी जिसमें कापर ऐड की गई, तो ये कैसे काम करती है, इट इनहांसेस सेल्यूलर रिस्पॉन्स इन एंडोमेट्रियम। तो जो यूट्रस का इंजाइम्स है, यूट्रस का जो इंजाइम्स है उसको इफेक्ट, उस पे इनका इफेक्ट आता है। और जब इंजाइम्स पे ये इनका इफेक्ट आता है, तो जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो बहुत ठीक हो जाता है। सर्वाइकल म्यूकस जब ठीक होगा, तो स्पर्म मोटिलिटी जो है वो उस पर इफेक्ट आएगा, यानी स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी। वो अब जब मोटिलिटी कम होगी, तो वो जो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में उनको पहुंचना है, स्पर्म की वेबिलिटी कितने दिन तक होती है, फीमेल यूट्राइन ट्रैक्ट, अप टू 72 आवर्स तक होती है ना, टू 72 आवर्स तक होती है। लेकिन अगर जो सर्वाइकल म्यूकस जो है वो बहुत ठीक हो गया, और स्पर्म जो है अब वो असर नहीं कर पा रहे, बहुत स्लो, उनका मूवमेंट बहुत स्लो हो गया, तो मे भी जो है ये टाइम भी खत्म हो जाए, और ये यूट्राइन ट्यूब तक यानी फैलोपियन ट्यूब तक ये पहुंच ना पाए ना। तो इसकी वजह से जो है इट अल्टर सर्वाइकल म्यूकस एंड अफेक्टिंग स्पर्म मोटिलिटी। तो जब स्पर्म मोटिलिटी नहीं होगी, तो एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन। और ये कैपेसिटेशन जो होता है ये कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही होता है यूजुअली, जो है बिलो द यूट्रस, सर्विक्स में आप कह लीजिए या वजाइना में कह लीजिए, वहीं पे कैपेसिटेशन होता है। कैपेसिटेशन के बाद जो है स्पर्म्स जो होते हैं फिर ये असेंड करते हैं तेजी के साथ ऊपर। तो कैपेसिटेशन नहीं होगा, तो सर्वाइवल भी नहीं होगा। तो कापर क्या करता है, कापर का मेनली जो एक्शन होता है कहाँ पे होता है, यूट्राइन इंजाइम्स पे होता है, यूट्राइन इंजाइम्स पे होता है। कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं ये, सेल्यूलर रिस्पॉन्स। और फॉरेन बॉडी रिएक्शन कौन करा रहा था, फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है वो सेलुलर रिस्पांस को इनहांस कर रहा है। अब आइए हार्मोन्स यानी थर्ड जनरेशन आईयूडीज जो है। अब यूजुअली जो हार्मोन्स है ना, जो हार्मोनल आईयूडीज हैं, इनका भी काम लगभग लगभग जो कॉपर आईयूडीज है उसी की तरह का होता है ना। इट इंक्रीजेस विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को विस्कस कर देती है, ठीक कर देती है। अब जब सर्वाइकल म्यूकस ठीक होगा, तो जो स्पर्म है वो सर्विक्स में एंटर नहीं होने पाएगा। बहुत ज्यादा अगर थिक हो गया, तो स्पर्म जो है वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, वो सर्विक्स में एंटर नहीं होता है, प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग सर्विक्स। तो अब दूसरी चीज, इट मेक्स एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल टू इम्प्लांटेशन। दूसरा जो इसका इफेक्ट आता है वो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग पे आता है, इंडोमेट्रियम को फेवरेबल नहीं रहने देता कि वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके। जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इट मेक्स इंडोमेट्रियम अनफेवरेबल टू इम्प्लांटेशन, क्यों, क्योंकि जो इंडोमेट्रियम में यानी यूट्रस में हाई प्रोजेस्ट्रॉन एंड लो एस्ट्रोजन कंटेंट हो जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन को ही रिलीज कर रही है ना, एस्ट्रोजन कम है। तो ऐसी कंडीशन में जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने पाता। तो फर्टिलाइजेशन कौन नहीं होने दे रहा है, फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज। और इम्प्लांटेशन कौन नहीं होने दे रहा, थर्ड जनरेशन आईयूडीज। ये जरूर याद रखिएगा। अब इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स,
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के आफ्टर इंसर्शन क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है अगर किसी वुमेन को आईयूडी इंसर्ट की जा रही है तो? The bleeding. है ना, इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। Pain. पेन के बारे में भी बात करते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ए वुमेन विद आईयूडी इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग। और ये जो वजाइनल ब्लीडिंग होती है यूजुअली जो है जब फर्स्ट टाइम इंसर्ट किया जाता है उसी वक्त ज्यादा होती है, और स्पॉन्टेनियसली ये जो है डिसअपियर हो जाती है आफ्टर 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने पे ये डिसअपियर हो जाती है ना। अब इसका एक चीज और है, इट लीड्स टू 10 to 20% ऑफ ऑल आईयूडी रिमूवल। लेकिन मोस्ट कॉमन काज जो रिमूवल का है वो क्या है? पेन Pain. है ना। ठीक, तो दो चीजें हैं कि आईयूडी से मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? वजाइनल ब्लीडिंग है। लेकिन आईयूडी के रिमूवल का सबसे कॉमन काज जो है वो पेन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन काज जो है वो ब्लीडिंग है। सेकेंड मोस्ट कॉमन काज जो है आईयूडी रिमूवल का वो ब्लीडिंग है। फर्स्ट कॉमन काज जो है वो क्या है? पेन है, जिससे आईयूडीज को रिमूव करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा ब्लीडिंग जो होती है वो कौन सी आईयूडी से होगी, कौन सी इंट्रायूट्राइन डिवाइस से होगी? First generation. फर्स्ट जनरेशन से, जो नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज हैं। सबसे ज्यादा ग्रेटर ब्लीडिंग विद नॉन मेडिकेटेड या इनर्ट आईयूडीज, या जिसको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। अब इसको फिर क्या करना है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एक तो इसकी जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान सबसे ज्यादा ब्लड लॉस होता है। यूजुअली इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मिड साइकिल ब्लीडिंग होती है ना। और जिसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो उसकी ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है ना। और जब बहुत ज्यादा अगर ब्लड लॉस होगा तो इट कैन लीड टू आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब मैनेजमेंट इसका कैसे होगा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया कि 1 to 2 मंथ में ये डिसअपियर हो जाती है। यूजुअली इट डिसअपियर बाई 1 to 2 मंथ, 1 से 2 महीने में ये डिसअपियर इसको हो जाना है। तो मैनेजमेंट में क्या करना है? पहले रिमूव तो करेंगे नहीं। पहले क्या करेंगे? पहले फीमेल को रीअश्योर करेंगे कि 1 से 2 महीने में ये ब्लीडिंग जो है ये अपने आप जो है ये रिजॉल्व कर जाएगी, खत्म हो जाएगी ना। रिमूव नहीं करना आईयूडी को। उसके अलावा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है? आयरन टैबलेट को यूज कराना Iron tablets. है ना। आयरन टैबलेट को यूज कराते हैं। फर्स्ट जो है रीअश्योर द फीमेल, डू नॉट रिमूव। फेरस सल्फेट टैबलेट है, ये 200 मिलीग्राम टीडीएस आयरन का टैबलेट है, 1 से 2 महीने के लिए। 1 से 2 महीने में ही ये ब्लीडिंग जो है ये डिसअपियर हो रही। तो वहीं तक हमें क्या करना है? आयरन टैबलेट को यूज कराना है। लेकिन अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट है, कंटिन्यूअस है, और बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब क्या करना है? देन रिमूव आईयूडी, है ना। ये करना है ब्लीडिंग के साथ। इसके बाद आता है पेन। पेन सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट है आईयूडी इंसर्शन का। अब सुनिएगा, पहला जो साइड इफेक्ट था वो क्या था? ब्लीडिंग थी। सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट आईयूडी इंसर्शन का क्या है? पेन है। लेकिन मोस्ट कॉमन काज आईयूडी रिमूवल का क्या है? पेन है। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन काज जो आईयूडी रिमूवल का क्या था? ब्लीडिंग था। जस्ट दोनों का वाइस वर्सा हो रहा है। सेकेंड मेजर साइड इफेक्ट था आईयूडी इंसर्शन, एंड मोस्ट कॉमन काज रिक्वायरिंग रिमूवल ऑफ आईयूडी पेन है। 15 से 40% रिमूवल जो होता है ड्यू टू पेन, उसको रिमूव करना पड़ता है। अब पेन के साथ भी एक ये है कि यूजुअली डिसअपियर्स बाय 3 मंथ। और पेन कॉमन किस में होगा? नली पैरस वोमेन में ना। पेन इज मोर कॉमन इन नली पैरस वोमेन, या ऐसी फीमेल्स में जिनको कई सालों से जिन्होंने कई सालों से कंसीव नहीं किया है, यानी दोज हु हैव नॉट हैड चाइल्ड फॉर मेनी इयर्स। अब आईयूडी इंसर्शन के बाद जो इसका सीवियर पेन का काज क्या होता है? काजेज ऑफ सीवियर पेन ड्यूरिंग आईयूडी। तो एक तो इनकरेक्ट प्लेसमेंट, आईयूडी का सही से प्लेसमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से पेन हो सकता है। दूसरे जो यूट्राइन कैविटी लाइक नली पैरस है, नली पैरस वोमेन और फर्स्ट जनरेशन आईयूडी हम यूज कर रहे हैं, तो जो कैविटी है वो छोटी है और जो साइज है आईयूडी का वो बड़ा है। उसमें भी अगर मान लीजिए आईयूडी कोई कोई भी हो,
साइज के अकॉर्डिंग आती है, पता चला कि नली पेरस वोमेन है और जो साइज है वो डी है, इसको यूज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब कैविटी और उसमें जो है वो मेल नहीं खा रहा है, छोटी बड़ी है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, यानी दोनों में जो है पैरिटी नहीं बल्कि डिसपैरिटी है ना। तो और सेकंड, जब इस तरीके की खास तौर से जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है या फर्स्ट जनरेशन आयोडीज है, जो साइज में ज्यादा बड़ी है, तो यूट्राइन परफोरेशन भी हो सकता है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, पेन होना है, और यूट्राइन इन्फेक्शन। अब पेन किस में बहुत ज्यादा कॉमन है, अरे यार अभी तो बताया था कि पेन इज मोर कॉमन इन Nulliparous women. नली पे, Nullipar. नली पेरस वोमेन, या ऐसी वोमेन में जिन्होंने कई सालों से कंसीव नहीं किया है, इनमें पेन जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन होता है। दोज हु हैव नॉट हैड चाइल्ड फॉर मेनी इयर्स ना, ये पेन इसमें कॉमन होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेन का, दो तरीके हैं मैनेजमेंट के लिए भी। एक तो अगर हल्का Yes. फुल्का दर्द है, स्लाइट पेन है, तो एनाल्जेसिक दे देते हैं। और अगर पेन बहुत ज्यादा इनटॉलरेबल जिसको कहते हैं, यानी बर्दाश्त से बाहर जो है, तो फिर क्या करना है, आईयूडी को रिमूव करना है, या कोई दूसरा उसको अदर कोई दूसरा मेथड जो है कंट्रासेप्टिव का, वो हम उसे एडवाइस कर देंगे। या फिर हो सकता है कि अगर फर्स्ट जनरेशन आईयूडी थी, इंसर्ट की गई थी, तो उसकी जगह पे स्मॉलर कॉपर बेस्ड डिवाइस जो होती है, आईयूडीज आती है, उनको इंसर्ट किया जा सकता है। स्लाइट पेन है तो एनाल्जेसिक्स लाइक एस्प्रिन और कोडीन ये दे सकते हैं। और अगर पेन बहुत ज्यादा है, तो आईयूडी को रिमूव करना है, कोई कॉपर बेस्ड डिवाइस यानी सेकंड जनरेशन आईयूडी को हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर एडवाइस कोई दूसरा मेथड है कंट्रासेप्टिव को, उसको एडवाइस कर देंगे पेन के लिए। फिर पीआईडी, पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज ना, यूजुअली जो पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज है, तो इसको एज ए होल जो पीआईडी का पूरा सेक्शन जिस तरीके से, मतलब इसके क्या फीचर्स आएंगे, कैसे इनको ट्रीट करना है, क्या रेजिमेन स्टार्ट करनी है, वो एज इट इज पूरा इनका यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे भी। पीआईडी में क्या क्या आता है, अब देखिए यहाँ मेरे ख्याल से इस साल क्वेश्चन आया था ना पीआईडी से रिलेटेड। Yes, sir. तो पीआईडी में आता क्या क्या, कि फेलोपियन ट्यूब्स का एक्यूट, सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्शन हो ना, ओवरीज का इन्फेक्शन हो, यूट्रस का इन्फेक्शन हो, कनेक्टिव टिश्यूज का, और पेल्विक पेरिटोनियम का, इन सब का इन्फेक्शन जो है वो पीआईडी के अंदर इंक्लूड होता है। लेकिन सर्विक्स का कहीं पे जिक्र नहीं है ना, सर्विक्स एक अलग मोडेलिटी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो पीआईडी में इंक्लूड होती है। अब आईयूडी जो है पीआईडी के रिस्क को कितना इंक्रीज करती है किसी भी फीमेल में, 2 to 8 टाइम्स आईयूडी इंक्रीजेस रिस्क ऑफ पीआईडी इन ए वुमेन, 2 to 8 टाइम्स, 2 से 8 गुना उसके चांसेस होते हैं पीआईडी को डेवलप करने में, अगर किसी फीमेल को आईयूडी इंसर्ट की जा रही है तो। अब कौन से जो ग्रुप हैं, वो उनके वो हाईएस्ट रिस्क पे रहेंगे आईयूडी इंसर्शन के बाद, वुमेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, और इन इनिशियल फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ इंसर्शन। ऑर्गेनिज्म क्या क्या है ये देख लीजिए, गार्डनेरिया है, एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई है, बैक्टीराइड्स है, कोलिफॉर्म बेसिलाई है, एंड एक्टिनोमाइसीज है। यूजुअली जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये पीआईडी काज कराते हैं आईयूडी के इंसर्शन के बाद, ड्यू टू आईयूडी जो पीआईडी हो रही है तो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लीजिए, आप लोग पढ़ेंगे इसको। वजाइनल डिस्चार्ज है, पेल्विक पेन या टेंडरनेस है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, एंड फीवर विद चिल्स। मैनेजमेंट, पीआईडी का मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से फौरन जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और अगर एंटीबायोटिक्स के यूज करने के 1 से 2 दिन के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, यानी ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ये अभी भी मौजूद है, 2 दिन हो गया एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी, तो फिर आईयूडी को क्या करना है, रिमूव करना है। यूट्राइन परफोरेशन हो रहा है, कहीं पे भी यूट्राइन परफोरेशन हो गया, वो भी एक साइड इफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है परफोरेशन होगी तो आईयूडी को रिमूव करना ही करना है। यूजुअली जो है, जो यूट्राइन परफोरेशन का रिपोर्टेड इंसिडेंस है, बहुत कम है, बहुत कम, लीस्ट मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं अब प्रेजेंट दौर में ना। 1:150 या 1:9,000 इंसर्शन पे कहीं जाके
एक कोई यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है। और ट्रेंड फिजिशियन है तो उनसे और भी कम है। अब कॉमन कब है? यूट्राइन परफोरेशन किस वक्त कॉमन है? इफ आईयूडी इज इंसर्टेड इन 48 आवर्स टू 6 वीक पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम के 2 दिन से लेके 6 हफ्ते के बीच में अगर आईयूडी को इंसर्ट कर दिया गया, इस वक्त जो यूट्रस होता है ये कंप्लीटली रिलैक्स्ड होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। और इसका जो थिकनेस होती है वो सबसे कम होती है, तो इसी वक्त सबसे ज्यादा चांसेस होता है यूट्राइन परफोरेशन का। अब यूट्राइन परफोरेशन को देखने के लिए क्या करेंगे? पेल्विक एक्सरे करा लेंगे, वहां पे इजिली पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि जो ये डिवाइस है वो परफोरेट करके हो सकता है कि जो पेल्विक कैविटी है उससे बाहर निकल जाए, या उसका कोई एक पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हो, तो इजिली वहां से पता चल जाता है कि हाँ परफोरेशन हो गया है। मैनेजमेंट क्या करना है? यूट्राइन परफोरेशन है तो भाई कुछ नहीं करना, सीधे सबसे पहले क्या करना है, डिवाइस को रिमूव करना है। और कभी कभी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होने के बावजूद भी प्रेगनेंसी हो जाती है। दैट इज प्रेगनेंसी विद आईयूडी इन सीटू, जिसको हम कहते हैं। अब इसको एक्चुअल जो फेलियर रेट है फर्स्ट ईयर में वो 3% का है, कि 3% लोगों को एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकती है आईयूडीज के यूज करने के बावजूद, यानी आईयूडीज अपने प्लेस पे इंसर्टेड है, उसके बावजूद भी उसको प्रेगनेंसी हो गई हो, है ना। आउटकम क्या होगा अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई इन सितु, आईयूडी अपने प्लेस पे मौजूद है अभी भी, तो आउटकम में क्या? 50% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, 25% सक्सेसफुल होती है, और 50% जो है वो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। मैनेजमेंट कैसे, क्या मैनेज करेंगे इसको? अब इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि या ये जो है ना, जो एमटीपी एक्ट है उसके अंदर ये चीज आती है। एमटीपी एक्ट में इसका पूरा जिक्र मिलेगा कि अगर कोई सा भी एक कंट्रासेप्शन मेथड कोई यूज कर रहा है, कोई फीमेल, और उसके बावजूद भी अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उसके लिए पूरा अलग से एक क्लास बना हुआ है उसमें एमटीपी एक्ट में। तो यहाँ पे ये है कि अगर जो फीमेल है वो रिक्वेस्ट कर रही कि नहीं, उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो देन क्या करना है? लीगली इंड्यूस एबॉर्शन, एबॉर्शन किया जा सकता है ना। लेकिन अगर फीमेल जो है वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहती है, तो सबसे पहले देखेंगे कि थ्रेड्स जो है वो विजिबल है कि नहीं है। अगर थ्रेड्स विजिबल हैं तो आईयूडी को आराम से ना उसको पुल कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, और प्रेगनेंसी को छोड़ दिया जाता है कंटिन्यू होने के लिए, ना। लेकिन अगर थ्रेड्स विजिबल नहीं है, अगर थ्रेड्स विजिबल नहीं है, तो फिर पहले उसको एग्जामिन करना है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ना। अगर इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन का कोई भी साइन मौजूद है, तो फिर एक ही काम करना है, डी एंड सी, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन। उसके बाद जो कवरेज देना है किसका? एंटीबायोटिक्स का। ये इसका मैनेजमेंट होता है। इफ वुमेन रिक्वेस्ट, तो लीगली इंड्यूस्ड एबॉर्शन, अगर वो रिक्वेस्ट कर रही है तो एबॉर्शन किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एमटीपी एक्ट में ये कवर हो जा रहा है। और अगर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाह रही है और थ्रेड्स विजिबल है, तो क्या करना है? थ्रेड्स को पुल करके आईयूडी को रिमूव कर लेना है। और अगर थ्रेड्स विजिबल नहीं है, तो फिर कोई पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन के लिए पहले हम एग्जामिन करेंगे। और अगर कोई इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन या कोई भी कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है वहां पे, तो ये डेवलप हो रहा है, तो फिर क्या करना है? इवाकुएशन करना है यूट्रस का, यानी डी एंड सी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज जो हम करते हैं, या डी एंड ई, डायलिटेशन एंड इवाकुएशन, अंडर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवरेज। तो ये किसका था? प्रेगनेंसी विद आईयूडी इन सिटू, इसका मैनेजमेंट था। इक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो रही है तब, कभी कभी होता है ना कि, अभी मैंने बताया ना इक्टोपिक प्रेगनेंसी हाईएस्ट जो रिकॉर्ड की गई वो किसके यूज से की गई? प्रोजेस्ट्रा सर्ट से। प्रोजेस्टर सर्ट्स का जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि हाईएस्ट रेट ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है प्रोजेस्ट्रा सर्ट के यूज से होती है। तो मान लीजिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, तो सबसे पहले तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं, वो कोई भी अगर आईयूडीज को यूज कर रहा है फीमेल, तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसको पहले से समझाना पड़ेगा। लोअर एब्डोमिनल पेन है, डार्क एंड स्कैंटी वजाइनल ब्लीडिंग है, या एमिनोरिया है, ये सारे फीचर्स जो है वो किसके हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के हैं। उसको पहले इसके सिम्टम्स बताने हैं ना।
और खास तौर से ऐसी वुमेन्स को स्क्रीन करना है जो हाई रिस्क पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डेवलप करने के, उनको एडवाइस किया जाए कि बेटर है कि आप कोई दूसरा मेथड चूज कर लीजिए, आईयूडीज को नहीं यूज करना है। अब इसमें जो क्या क्या हो सकता है, एक तो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन हो सकता है कि वो खुद से एक्सपेल आउट हो जाए। एक्सपल्जन रेट यूजुअली जो है वो 12 to 20% का होता है, और यूजुअली कब होता है, फर्स्ट फ्यू वीक्स में ना, यूजुअली अकर से फर्स्ट फ्यू वीक्स फॉलोइंग इंसर्शन और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पहले कुछ हफ्तों में ही स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन हो जाता है। एक्सपल्जन के लिए हाइयर रिस्क क्या है? हाई रिस्क ग्रुप कौन सा है जिसमें एक्सपल्जन हो जाएगा डिवाइस का? यंगर वुमेन, नली पैरस वुमेन ना, या जिन्होंने सबसे कॉमन टाइम, या यूं कह लीजिए कि फेवरेबल टाइम कब है एक्सपल्जन का? इंट्रायूट्राइन डिवाइस अगर मान लीजिए किसी को इंसर्ट की गई, तो कौन से टाइम में जो है वो ऑटोमेटिक हो सकता है कि एक्सपेल्ड आउट हो जाए, निकल जाए? अभी बताया था कि फर्स्ट 2 days to 6 week पोस्टमार्टम पीरियड ना, यहाँ पे अगर इंसर्ट किया जाए तो इस वक्त यूट्रस जो वो फुल्ली रिलैक्स होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो सबसे कम होती है, तो यहाँ पे एक्सपल्जन का चांस सबसे ज्यादा होता है ना। तो जो पोस्टमार्टम इंसर्शन जिन वुमेन को हो रहा है, या नली पैरस वुमेन है, यंगर वुमेन है, इनके में एक्सपल्जन आईयूडीज का ना, इनका एक्सपल्जन जो है वो ज्यादा होता है। या फिर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज अगर यूज हो रही है तो उनको भी एक्सपल्ड आउट करना है, खास तौर से जो है नली पैरस वुमेन में ना, इनके में एक्सपल्जन के लिए हाइयर रिस्क से ये ग्रुप है। अब आईयूडीज का अगर कोई यूज कर रहा है तो उससे मोर्टेलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मोर्टेलिटी कितनी होती है आईयूडीज के यूज करने से? यूजुअली जो है बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर, लगभग लगभग नील होती है। और ये कहा जाता है कि आईयूडीज आर सेफर देन ओसीपीज, आईयूडीज जो है वो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स से ज्यादा सेफ है। मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद आईयूडी यूज वेरी लो, लगभग लगभग एक है ये, यानी लेस देन वन की बात हो रही है। डेथ पर 1 लाख ईयर ऑफ यूज, बहुत कम है आईयूडी के इंसर्शन के ना। इट इज सेफर देन ओसीपी, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। भाई ये इसका कंट्रा इंडिकेशन क्या होगा, बस इसको देख लीजिए ना, क्या एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन क्या है, और ये सारे के सारे इसके रिलेटिव और एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन है। एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेशन क्या है? सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल नहीं यूज करना है ना। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है ये, क्योंकि एक अलग से कॉमन साइड इफेक्ट है उसका। तो अगर किसी को ऑलरेडी पीआईडी है या हिस्ट्री ऑफ पीआईडी है तो उसके में आईयूडी को नहीं प्रीफर करते, कोई दूसरा मेथड है वो प्रीफर कराएंगे। वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और ऐसी वेजाइनल ब्लीडिंग जिसकी एटियोलॉजी नहीं पता है, अनडायग्नोज्ड एटियोलॉजी की है ना, या सर्वाइकल कार्सिनोमा है, यूट्राइन कार्सिनोमा है, या कोई दूसरा पेल्विक ट्यूमर है, तो वहां पे भी आईयूडीज को नहीं यूज करेंगे। और पहले से इक्टोपिक प्रेगनेंसी की अगर हिस्ट्री है, प्रीवियस हिस्ट्री है किसी इक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो भी ये एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन में आता है, कभी भी इस इन कंडीशन में आईयूडीज को नहीं यूज करेंगे। रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन क्या है? रिलेटिव का मतलब ये होता है कि अब इसमें ना किसी ऑब्स्टेट्रिशियन के सलाह के या मशवरे के बिना इसको नहीं यूज करेंगे डायरेक्टली, है ना। तो पहले क्या करना है, किसी ऑब्स्टेट्रिक, जो ऑब्स्टेट्रिक्स या गायनिकोलॉजी में जो स्पेशलिस्ट हैं, उनसे पहले कंफर्म कराना है कि यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो किसी को अगर एनीमिया है, इट इज अ रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन। मेनोरेजिया हो रही है तो भी रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। क्यों? मेनोरेजिया या एनीमिया क्यों रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन हो गई, या कंट्राइंडिकेशन में ये क्यों आ गए? क्यों? क्योंकि उसका एक साइड इफेक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा है, आईयूडीज के यूज का ये साइड इफेक्ट होता है। या लास्ट प्रेगनेंसी के बाद पीआईडी की हिस्ट्री मिल गई, सर्वाइकल डिस्चार्ज हो रहा है, कैसा? पस फील्ड पुरुलेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज है। यूट्राइन कैविटी जो है वो डिस्टार्टेड है, नॉर्मल शेप एंड साइज की नहीं है। अब वो ड्यू टू फिब्राइड्स है या ड्यू टू कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, यानी वो बहुत अलग अलग तरीके के यूट्रस होते हैं ना,
बाइकार्बोनेट सेप्टेट। तो इससे दैट मीन्स कि क्या यूट्राइन कैविटी जो है वो कैसी है, डिस्टार्टेड है। अनमोटिवेटेड पर्सन है, तो उसके लिए भी ये रिलेटिव कंट्राइंडिकेशन है। अब ये देखिए आइडियल आईयूडी वुमेन कैंडिडेट कौन हो सकती है। ठीक। ये जो है प्लांट पेरेंटहुड फेडरेशन ऑफ अमेरिका, उनके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइन आई थी कि कौन सी वुमेन जो है दे आर आइडियल आईयूडी कैंडिडेट, किनको आईयूडी जो है वो लेनी चाहिए। तो हु है प्रीवियसली बॉर्न एटलीस्ट वन चाइल्ड, एटलीस्ट वन चाइल्ड, एंड हैज नो हिस्ट्री ऑफ पेल्विक डिजीज, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या और कोई दूसरी जो इस तरीके की डिजीज, पेल्विक डिजीज ना हो पाए, उनको कोई हिस्ट्री पहले से ना हो ना। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो नॉर्मल हो, यानी जो साइकिल हो वो नॉर्मल हो ना, इरेगुलर साइकिल ना हो। इज विलिंग टू चेक द आईयूडी टेल, यानी जो आईयूडी की टेल होती है, जो थ्रेड होती है, वो उसको बार बार वो चेक करती रहे ना। हैज एक्सेस टू फॉलो अप एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम। दूसरे जो अगर रिमोट एरियाज में फीमेल्स रह रही हैं, रिमोट एरियाज के मतलब क्या है, जहाँ पे ना इजिली जो है मेडिकल केयर या मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो उनके लिए नहीं है, बल्कि जहाँ पे एक्सेस हो, जहाँ पे इजिली मेडिकल केयर अवेलेबल हो ना, आसानी के साथ, जहाँ पे फॉलो अप और ट्रीटमेंट किया जा सके अगर कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम एराइज हो रही है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। और इज इन ए मोनोगैमस रिलेशनशिप, यानी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो जिसके, है ना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना हो। तो ये उन्होंने बताया। उसके अलावा अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनिकोलॉजिस्ट 1985 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आईयूडीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु हैव नॉट हैड चिल्ड्रन। दैट मीन्स ये जो पहली लाइन है कि ऐसी फीमेल्स के लिए आईओडीज को रिकमेंड नहीं कर सकते जो नली पैरस हो या जिन्होंने एक बार भी कंसीव नहीं किया है ना, हु हैव नॉट हैड चिल्ड्रन और हु हैव मल्टीपल पार्टनर्स, यानी ये वाली चीज कि मोनोगैमस रिलेशनशिप में है तभी हम इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ पीआईडी एंड पॉसिबल इनफर्टिलिटी। तो ये वही सारी चीजें, क्या है ये एन आइडियल आईयूडी कैंडिडेट क्या हो सकता है। यार टाइम हो गया भी बहुत ज्यादा था ना। ठीक है चलिए, इसको यहीं पे एंड करते हैं।